हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी एग्ज़ाम थी 17 फरवरी, थर्ड शिफ्ट एसएससी एमटीएस की। ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया क्यों ना एग्ज़ाम सेंटर से ही मुझे और थोड़ा कहीं पर जाना पड़ा। तो अभी लौट के अभी बज रहे थे रात के 11 सवा 11। तो अभी सोचा कि और क्यों देर करूँ, वीडियो बना ही देता हूँ। टाइम लिया बट पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। जितना भी क्वेश्चन हो सका, जीके के ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस मेरे पास है। सब याद कर करके लिख दिया। इंग्लिश के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे पास है। और मैथ और रीजनिंग के तो कुछ बताने का फ़ायदा ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है। तो आपको जैसे पता है, पार्ट A B C D, पार्ट A B मैथ और रीजनिंग जो कि सेक्शन 1 पे आता है, और सेक्शन 2 में पार्ट C और D जिसमें जीके और इंग्लिश आता है। जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। आज सबसे बड़े मुद्दे तो ये जीके और इंग्लिश ही है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं अपने अटेम्प्ट्स में बताऊंगा इसके बाद, तो एंड तक बने रहे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 3 डांस और फेस्टिवल से था। ये हल्दा फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद है अहिराई। अहिराई ये कहाँ का है? ये होगा एमपी का, मध्य प्रदेश का। और उसके बाद आता है ढांगर। ढांगर कहाँ का है? गोवा का। फोर्थ में आता है एक ब्रेन में वाटर कुशन जैसा बैग बना है। व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो आपको सबको पता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी शॉक, एब्जॉर्ब्स दिस शॉक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। चेन्नई पोर्ट पे 4 स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसमें थर्ड स्टेटमेंट मुझे पूरा पर्टिकुलरली याद है, जिसमें लिखा था कि चेन्नई पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन। तो ये गलत, वेस्टर्न पार्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है 6th नंबर क्वेश्चन, सैयद डायनेस्टी कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर है 1414, 1414। 7th नंबर क्वेश्चन, कराइकल वॉज द किंग बिलोंग टू विच डायनेस्टी? ये कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता था? और ऑप्शन में था चोला, सतवाहना, मौर्य और ऐसे कुछ था। तो आंसर होगा चोला। उसके बाद आता है 8 नंबर, कनिष्क कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ये तो इजी था, अपना कुशन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। 9th नंबर क्वेश्चन पे आता है अपना स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन पे 4 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें मुझे याद है 4th नंबर स्टेटमेंट जो था, जिसमें लिखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये करेक्ट है कि ना, रोल करने टाइम जो सरफेस एरिया होता है वो एकदम मिनिमम कांटेक्ट में रहता है, तो वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि ऑलरेडी 2 सरफेसेस पे बना रहता है उससे कम होगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 4 नाम दिए होते हैं, इसमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है? ये मेरी गलत हो चुकी है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो नंदा देवी वाला। नंदा देवी अपना फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो वाला आंसर होगा। 11th में है साइमन कमीशन कब आया था? 1928। उसके बाद है 12th में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर। उसके बाद आता है व्हाट वाज द वर्ड यूज्ड फॉर द स्लेव्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनट्स दैट वर ब्रॉट? तो इसका होगा बंदागन, BANDAGAN, बंदागन या बंदगन उसको जो बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज दैट वन थिंग ड्यू टू विच द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल ऑकर्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म? तो आंसर होगा पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होता है, जिसका वजह से ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। उसके बाद आता है 15th नंबर क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे पहला फेज था, फर्स्ट फेज, उसमें सबसे प्रायोरिटाइज कौन सा स्टेट को किया गया था? तो 2 ऑप्शन थे, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें आपको दिखेगा पंजाब भी है, आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु भी है। बट किस पे फोकस दिया गया था? वो उसमें पंजाब में ही फोकस दिया गया था। ये प्रीवियस ईयर में भी है, जिसका आंसर पंजाबी एसएससी ने माना था। हालांकि मुझे इसका आंसर श्योर नहीं है, आंसर के आने से पता लग जाएगी। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन द फर्स्ट राज्यसभा ऑफ 1952? उसके बाद आता है 17th, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। 18th में एक किताब है रेमिनेंट्स ऑफ सेपरेशन, इसके ऑथर कौन है? तो इसका होगा आंचल मल्होत्रा। उसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन में ऑन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ये एक बुक है, इसका ऑथर कौन थे? अमर्त्य सेन। 21st नंबर, अच्छा 18 19, हाँ 20th नंबर में जयपुर अतरौली घराना घराना हु वाज द फाउंडर? तो अलादिया खान, उस्ताद अलादिया खान। उसके बाद 21st, हरेली फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? एंड ऑप्शंस में था बिजनेस, ट्रेडर्स, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ एक था। तो आंसर होगा फार्मर्स। उसके बाद आता है शकुनाकर मंगल गीत इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? उत्तराखंड। उसके बाद है हु वाज, हाँ, हु अरेंज्ड 4000 मिलिट्री सोल्जर्स
ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम सम एम से कुछ नाम था, मालदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा अवंती बाई लोधी। उसके बाद है 24th नंबर पे जीडीपी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स थी। एक था, फर्स्ट स्टेटमेंट था प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स इन अ कंट्री, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे इंक्लूड होता है कि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट था प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, ये भी जीडीपी पे इंक्लूड होता है कि नहीं। तो यस, बोथ आर इंक्लूडेड। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक एरिया में एक टाइम में उसके अंदर में कोई भी कुछ भी प्रोड्यूस करे उसको हम लोग जीडीपी पे काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस हो, बेस प्राइस हो, कुछ भी हो। तो ये मेरे पास 24 क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों मुझे एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। ये हुए जीके की पार्ट। उसके बाद इंग्लिश मुझे तो जीके से ज़्यादा टफ लगी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में एक था आउट ऑन योर ईयर, तो इसका मतलब होता है, मतलब मीनिंग दिया हुआ था टू डिसमिस विथ डिसग्रेस, मतलब आपको निकाला जा रहा है अपमान देते हुए, तो आउट ऑन योर ईयर ये एक इडियम है। उसके बाद दिया था फाइटिंग चांस। फाइटिंग चांस में 4 ऑप्शन देते, इसका मीनिंग बताना था। तो पहला में लिखा था जीतना विथ स्ट्रगल, और एक में दिया था जीतना विथ नैरो मार्जिन। तो ये भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ना दोनों स्टेटमेंट्स की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है। उसके बाद एक स्पेलिंग था, 2 स्पेलिंग थे, एक था इरूडाइट नॉलेज, तो उसमें दिया था इरूडाइट के लिखा था, पहला था नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इरूडाइट का एक्चुअल स्पेलिंग क्या होगा, ERUDITE, इरूडाइट। उसके बाद एकोमोडेट, ACCMO, एकोमोडेट वाला, उसका भी स्पेलिंग को करेक्ट करना था। फिर पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, पैसेज काफ़ी इजी था, 1-2 बार में आप पढ़ के आराम से उसका आंसर निकाल सकते थे। एंटोनिम ऑफ गिव अप मतलब हार मान जाना बोला, और एक था गिव अवे। उसके बाद था 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, मैन हु मैप्स द स्टार्स, उसको क्या बोला जाता है, तो मैन हु मैप्स द स्टार्स उसको बोला जाता है कॉस्मोग्राफर। उसके बाद आता है 1 हु स्टीयर्स द शिप, जो शिप को मतलब गाइड करता है, मेन चलाता है, उसको बोलते हैं हेल्म्समैन, HELLMS मैन, हेल्म्समैन। एक काफ़ी जीके में भी एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है था, हु इज़ नोन एज द तमिल हेल्म्समैन, VO चिदम्बरम, वो जो सबसे पहले इंडिया ब्रिटिश शिप कंपनी निकाला, तो उनको तमिल हेल्म्समैन बोला जाता था। तो उसके बाद 3 पैराजंबल थे, काफ़ी टफ थे, बहुत 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 ज़्यादा टफ थी। मैंने इसमें से मात्र एक ही किया है, और बाकी 1-2 पैराजंबल मैंने छोड़ दिया। और एक काफ़ी अच्छा प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ही इज डेफ डैश ईयर, तो इसमें ऑप्शन था ऑफ, इन, ऐसे करके ऑप्शन था, तो मैंने मारा है ही इज डेफ इन ईयर। आंसर क्या आने से पता लग जाएगा इसका आंसर। तो ओवरऑल मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन जीके तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया, एक को छोड़ के। इंग्लिश में भी और भी थे, बट वो सब फालतू के, वो सब आप कर लोगे, ये मेन टफ मैंने बता दिया। मैथ रीजनिंग का तो कुछ बताना है ही नहीं। तो ओवरऑल मैंने जीके में किया है 21 आउट ऑफ 25, इंग्लिश में किया है 23 आउट ऑफ 25, और जीके में ऑलरेडी मुझे पता है मेरे 3-4 गलत हो चुके हैं, इंग्लिश में मेरे 2-3 गलत हो चुके हैं, तो मैं मान के चलता हूँ अपना 21 और 23 टोटल 44 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से अगर मैं मानता हूँ जीके में मेरे 3 गलत हैं, इंग्लिश में भी मेरे 3 गलत है, तो टोटल कितने, 6 गलत होते हैं। तो 44 में से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूँ, कितने हुए, 38 हुए, 38 करेक्ट है। अब ये जो 38 है उसमें से तो कटेगा अपना 6, हर 3 क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन को काट देगा, तो 3-3, तो ऐसा करके 6, मतलब 2 क्वेश्चन मेरे ठीक कट जाएंगे, तो ले देंगे 36 क्वेश्चन में से मैं इसको 35 पकड़ता हूँ। 35 इंटू 3, 5 3 15, 3 3 9, 1 10, हाँ ज़्यादा हो गया, 5 3 15, 1 3 3 9, 1 10, हाँ 105, तो मेरे 100+ स्कोर बन रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये 17 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के हिसाब से 100+ क्वेश्चन, और अगर कोई बच्चा है जिसके 110 या 120 के प्लस बन रहे हैं, तो भाई तुम श्योर हो जाओ, तुम्हारा MTS क्लियर हो चुका है 110%, और 100+ के चांसेस भी है, बट 110 120 तो बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से। आज की शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू, और सेंटर भी गया, सेंटर में एज यूजुअल बाथरूम बहुत गंदा था, फैसिलिटीज़ भी कुछ खास नहीं थी, भुवनेश्वर में ही मेरा सेंटर था, और क्या घर से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। अभी लौट के आया हो, बस सब बता दिया, अटेम्प्ट्स बता दी, कहाँ का शिफ्ट था, कहाँ था, क्या था, बस यही है। आप अपना राय, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो कुछ दिन बाद FCAT का भी रिजल्ट आने वाला है, और मैंने अभी NTPC अंडर ग्रेजुएट की भी टाइपिंग दे के 13 Feb में था, तो वो भी दे के आया हूँ। अभी NTPC के बारे में बता दिया, FCAT के बारे में बता दिया, MTS के बारे में बता दिया, बस अब CHSL के रिजल्ट की बेटे, मुझे पता है CHSL की रिजल्ट अभी नहीं आएगी, उसका रीज़न है क्यों ना, आप खुद सोचिए, CHSL अभी अगर वो CHSL का रिजल्ट दे देता है, साइट क्रैश हो जाएगा इमीडिएटली, तो MTS के जो आने वाले शिफ्ट्स हैं, आने वाले एग्जाम है, कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा।
तो ये सब एमटीएस का चक्कर खत्म होने के बाद ही सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा। और रही बात इसके आंसर की कि एमटीएस की, ये तो अभी आने ही नहीं वाला, ये तो मार्च के पहले सप्ताह में ही आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही आएगा। क्यों ना, अभी मल्टीपल शिफ्ट कैंसिल हुए, वो री एग्जाम होगा वगैरह वगैरह, उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में ही आएगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट्स कीजिएगा अपना स्कोर। बाय।